एकदम खरी और खोटी सुना। हेलो स्टूडेंट्स, बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। पहले 2 क्लास के पढ़ चुके हैं हम हिस्ट्री में पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, फर्स्ट चैप्टर था हमारा। उसमें हम नेपोलियन के बारे में और राष्ट्रवाद की अवधारणा के बारे में पढ़ चुके थे। अब आगे हम पढ़ेंगे कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, 18वीं शताब्दी के यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण पढ़ेंगे। तो चलिए सब लोग तैयार हो जाइए कॉपी कलम लेके। आज हम पढ़ने वाले हैं 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो चलिए आज पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो 18वीं शताब्दी में यूरोप जो था, मतलब बहुत छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। एकीकृत राष्ट्र नहीं था यूरोप जो था वो क्या था, छोटे बड़े राज्यों में खंडित होल था, पूर्वी और मध्य यूरोप। पहले बात कर लेते हैं हम पूर्वी यूरोप के। पूर्वी और मध्य यूरोप, पूर्वी और मध्य यूरोप किसके अंडर में था? तो पूर्वी और मध्य यूरोप जो था निरंकुश राजशाही के अंडर में था। मतलब वहाँ जो पूर्वी और मध्य यूरोप पर निरंकुश राजशाही शासन कर रहे थे, कुलीन वर्ग का शासन चल रहा था। वहाँ राजा जो था निरंकुश था, कट्टर था, तानाशाही शासन चल रहा था। और एक आते थे उस समय यूरोप महादेश में एक बड़ा साम्राज्य था जो हैब्सबर्ग साम्राज्य कहलाता था। हैब्सबर्ग साम्राज्य उस समय यूरोप में एक बहुत बड़ा साम्राज्य चल रहा था, जिसका नाम था हैब्सबर्ग साम्राज्य। हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत आ जाते थे बोहेमियाई, टिरोल, ये सब जो थे किसके अंतर्गत आ जाते थे? हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत। तो आगे हम देखते हैं। और हैब्सबर्ग साम्राज्य में जो थे वो अलग अलग प्रजाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग सांस्कृतिक में रहने वाले लोग निवास करते थे। मतलब लोगों में बहुत भिन्नता थी। लोग यूरोप में जो रहते थे हैब्सबर्ग साम्राज्य में, तो लोगों में बहुत भिन्नता थी। कुछ लोग जैसे ऑस्ट्रिया भी हैब्सबर्ग साम्राज्य में ही आता था। अगर कोई पूछ देगा कि ऑस्ट्रिया हंगरी 18वीं शताब्दी में कौन से साम्राज्य के अंतर्गत में आता था, तो हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत ही आता था। और ऑस्ट्रिया की आधी आबादी जो थी मैगियार भाषा बोलती थी। आधी आबादी कौन सी भाषा बोलती थी? तो मैगियार भाषा बोलती थी। और आधी ज्यादा आबादी अन्य प्रकार के बोलियां बोलते थे। तो बहुत सारा विभिन्नता थी। लोग मतलब इतना ज्यादा विभिन्नता थी, तो सब एक साथ कैसे रह रहे थे? तो सब एक साथ रहने का एक ही वजह था कि कुछ लोग राजा के डर से साथ में रह रहे थे, कुछ लोग राजा के प्रति निष्ठावान थे, इसलिए साथ में रह रहे थे। बाकी भाषा, भाषी, सांस्कृतिक रूप से सब क्या थे? सब सांस्कृतिक भाषा, बोल चाल, सांस्कृतिक रूप से रहन सहन, वेशभूषा के रूप से सभी एक दूसरे से भिन्न थे, अलग थे। तो इसके अलावा जो लोम्बार्डी के कुलीन लोग थे, लोम्बार्डी भी किसके अंतर्गत आता था? तो हैब्सबर्ग साम्राज्य में। लोम्बार्डी के कुलीन लोग थे। लोम्बार्डी के जो कुलीन लोग थे कौन सी भाषा बोलते थे? पोलिश भाषा का प्रयोग करते थे। तो लोम्बार्डी के कुलीन वर्ग हो गए पोलिश भाषा का। ऑस्ट्रिया का आधी आबादी मैगियार भाषा बोलती थी। तो इस तरह से पूरा 18वीं शताब्दी में यूरोप जो क्या था, बहुत छोटे छोटे राज्यों में खंडित था। मतलब कि हर एक अपना छोटा सा राज्य बनाए हुए था। जैसे उस जर्मनी 38 राज्यों में विभक्त था। जर्मनी मुल्क 300 राज्यों में विभक्त था। 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। इटली भी छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था।
इधर ऑस्ट्रिया हंगरी हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत आता था। इसके बावजूद देखिए कि वहाँ राष्ट्रवाद का अवधारणा कैसे, वहाँ राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व पढ़ते हैं। तो 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में अनेक तत्व सहायक हुए। इस समय जो था कुलीनबर्ग, जैसे हम बताया था कि फ्रांस को अगर बांटा जाए तो 3 वर्गों में बांटा गया था। एक तो कुलीनबर्ग था, एक मध्यम वर्ग था, एक सर्वसाधारण वर्ग। तो इस समय जो था कुलीनबर्ग और मध्यम वर्ग कब आया था? तो मध्यम वर्ग फ्रांस की क्रांति मध्यम वर्ग कब आया था? तो मध्यम वर्ग फ्रांस की क्रांति के समय आया था। वो एक नया वर्ग था जिसमें पढ़े लिखे लोग, व्यापारी, पूंजीपति लोग आते थे। तो फ्रांस की क्रांति के बाद, जिसे मतलब जब क्रांति हुआ, राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ, तो उसके बाद मध्यम वर्ग ही प्रभावशाली वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। तो उसके पहले कुलीन वर्ग, जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहुत ही प्रभावशाली था। कुलीन वर्ग में कौन कौन आते थे? जो राजा के रिश्तेदार हो गए और बड़े बड़े जमींदार हो गए, जिनके पास बड़ी बड़ी जागीरें हुआ करती थी। मतलब कि अगर माने 100% भूमि है, 100% पूरा भूमि है, तो इसका 19% वहां किनके पास आता था? तो कुलीनों के पास आता था। ये अपने जमीनों पर मजदूरों, काश्तकारों से क्या करवाते थे? काम करवाते थे। और स्वयं बड़ी बड़ी हवेलियों में, स्वयं गांव में ही नहीं रहते थे, नगर में, और वो बड़े बड़े हवेलियों में रहता था। इनका जो था एक विशिष्ट जीवन शैली, एक विशिष्ट तरह की जीवन जीते थे ये सब कुलीन लोग, क्योंकि इनका बहुत ही मतलब पूरा प्रभावशाली वर्ग था उस समय। और सभी कुलीन एक दूसरे से वैवाहिक संबंध के द्वारा क्या थे? जुड़े हुए थे। मतलब कि एक दूसरे से शादी उदी करके, एक कुलीन दूसरे शादी, अब जैसे शादी भी होगा तो कैसे होगा? एक अब क्या तरह इंटरकास्ट मैरिज थोड़ी होता है, जिस कास्ट, अब भी कास्ट में ही मैरिज होता है। तो उसी तरह पहले अब बड़ा आदमी जो था, जमींदार के यहाँ शादी करेगा, राजा से शादी करता था, राजा के यहाँ शादी करेगा। तो उसी तरह से सभी कुलीन वर्ग के लोग जो थे एक दूसरे से क्या थे? जुड़े हुए थे। तो इससे और भी ज्यादा, मतलब कि अगर कहीं कुछ होता था तो सभी एक साथ हो जाते थे, इससे और ज्यादा उनका प्रभाव वर्चस्व था। परंतु फ्रांस की क्रांति के बाद एक नया वर्ग उभर कर सामने आया, जो था मध्यम वर्ग, जिसमें पढ़े लिखे लोग, पूंजीपति लोग, वकील, डॉक्टर, सब शिक्षक, व्यापारी, सब किस में आते थे? मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते थे। और फ्रांस की क्रांति के बाद मध्यम वर्ग ही एक प्रभावशाली वर्ग के रूप में उभर कर आया। जब 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। जब हम पढ़ाए थे नेपोलियन के बारे में, तो हमने बताया हुआ कि 1804 में जब नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना और उसने जन्मजात विशेषाधिकार को क्या किया? समाप्त कर दिया गया। जन्मजात विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। तब के बाद फिर मध्यम वर्ग ही एक प्रभावशाली वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं रूमानीवाद क्या है। यूरोप के राष्ट्रवाद में सहायक तत्वों में से थे रूमानीवाद। तो रूमानीवाद के बारे में पढ़ेंगे। रूमानीवाद क्या है? तो देखिए, रूमानीवाद एक सांस्कृतिक, मतलब कि सांस्कृतिक रूप से राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। जैसे एक मिनट, देखिए रूमानीवाद क्या है। तो रूमानीवाद एक सांस्कृतिक रूप से राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ावा देना। उस सांस्कृतिक रूप का सहारा लिया गया, संस्कृति का सहारा लिया गया। लोग संगीत के द्वारा, कला के द्वारा राष्ट्रवाद की भावना को क्या कर रहे थे? बढ़ावा दे रहे थे। कोई गाना गा रहा है, जिससे देशभक्ति गाना होता है ना, उसी तरह से कोई देशभक्ति गाना गाकर राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दे रहा है। कोई चित्र बनाकर राष्ट्रवाद की भावना को
बढ़ावा दे रहा था, इसलिए रूमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन बन गया। तो रूमानीवाद क्या है तो समझ गए ना, रूमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन है जिसमें लोग संस्कृति और कला, संगीत, इसी सब के द्वारा क्या कर रहे थे, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे। तो चलिए उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद पर। उदारवादी राष्ट्रवाद आज नहीं पढ़ेंगे, उदारवादी राष्ट्रवाद कल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए, लगातार क्लास करते रहिए। और एक विश्वास है, अगर आप लगातार क्लास करते रहिएगा तो पूरा सिलेबस पढ़ लीजिएगा। तो इसमें से जान लीजिए कि आपसे फिर एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। और नोट्स हम PDF के रूप में कहाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और किसी के बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, नहीं तो ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप में कमी ढूंढेंगे, बहुत सारी खामियां निकालेंगे, पर उन कमियों को दूर नहीं कर सकते हैं। इसलिए लोगों को जो आपके हित में नहीं है उनको उन सबको इग्नोर करते चलिए और अपने माता पिता का बात मानिए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए, क्योंकि वो किसी भी आप कैसी भी स्थिति में रहे, अगर कोई काम देगा तो आपके माता पिता, आपके परिवार ही हैं। तो चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।